लर्न विद लॉजिक एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे सीडीपी सीरीज़ का चैप्टर नंबर 9, जिसमें हम एनसीएफ 2005 एंड 2022 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एंड 2022 या फिर हम कह सकते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 और 2022 के बारे में पढ़ेंगे। और ये वीडियो आपको एग्जाम में कम से कम 4 से 5 मार्क्स दिलाएगी, क्योंकि इससे सीडीपी पोर्शन में तो क्वेश्चंस आएंगे ही, बाकी जो सब्जेक्ट्स वाली पेडागोजी है उसमें भी यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद एनसीएफ के बारे में आपको कहीं और से कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए अब एनसीएफ 2005 के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले एनसीएफ 2005 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यानी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। ये जो एनसीएफ 2005 है, इसका निर्माण किस कमेटी की अध्यक्षता में किया गया था? तो उस कमेटी के चेयरमैन थे प्रोफेसर यशपाल। और एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है? लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी बिना भार के अधिगम। मतलब अब उन बच्चों को सीखना है, लेकिन उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, वो खेल खेल में ही सब कुछ सीखेंगे। अब एनसीएफ 2005 के मुख्य उद्देश्य यानी मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सबसे पहला है कि क्लासरूम की नॉलेज को रियल लाइफ एक्सपीरियंस से जोड़ना, यानी वो बच्चा क्लास में जो भी सीख रहा है उसके उस ज्ञान को उसके बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। जैसे अगर वो बच्चा मैथमेटिक्स सीख रहा है तो उसे कैलकुलेशंस केवल एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए नहीं सिखाई जानी चाहिए, बल्कि वो उस तरह की कैलकुलेशंस को अपनी रियल लाइफ में या जो उसकी रूटीन लाइफ है उसमें भी प्रयोग करने में सफल हो। या जैसे अगर वो बच्चा साइंस का कोई टॉपिक पढ़ रहा है तो उसे साइंस के उन टॉपिक्स का रियल लाइफ में क्या यूज़ हो सकता है ये भी पता होना चाहिए। जैसे मान लो कि उस बच्चे ने घर्षण के बारे में पढ़ा, तो उसे उस घर्षण को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रखना है, उसे देखना है कि घर्षण का प्रयोग और कहाँ कहाँ हो सकता है, या घर्षण का रोल केवल नेगेटिव है या पॉजिटिव भी है। जैसे अगर किसी सड़क पर घर्षण ज़्यादा है तो वहाँ गाड़ी ज़्यादा नहीं चल पाएगी, इसका मतलब वो रुक जाएगी, ये तो घर्षण का एक नेगेटिव रोल हुआ। लेकिन अगर सड़क पर फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं है तो उससे क्या होगा? क्या हम पैदल चल पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो ये एक पॉजिटिव प्रयोग हुआ। दूसरा, एनसीएफ में चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर फोकस किया गया है, यानी हमारी जो शिक्षा है या हमारी जो लर्निंग है अब वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। मतलब हमारा मेन फोकस उस बच्चे का डेवलपमेंट होना चाहिए। और टीचर एज अ फैसिलिटेटर होगा, यानी शिक्षक एक उत्प्रेरक का काम करेगा। मतलब शिक्षक का कार्य होगा कि वो उस बच्चे की लर्निंग को ईजी बनाए। और अब रोट लर्निंग को बिल्कुल इग्नोर किया जाएगा, यानी रटंत प्रणाली खत्म कर दी जाएगी। और उस बच्चे को हमें प्रेशर में नहीं डालना है, यानी उस बच्चे को टेंशन फ्री रखना है। मतलब उस बच्चे को पढ़ाई के दौरान कोई तनाव नहीं होना चाहिए, उसे शिक्षा एक बोझ नहीं लगनी चाहिए। और अब छात्रों पर टेक्स्ट बुक्स का कोई बर्डन नहीं होगा, यानी जो पढ़ाई है वो केवल पुस्तकों तक केंद्रित नहीं रहेगी, बल्कि वो बच्चा अपने बाहरी वातावरण के बारे में भी जानेगा, अपने आसपास के बारे में, अपने राज्य के बारे में, अपने देश के बारे में, दुनिया के बारे में भी जाने। और उस बच्चे का केवल शैक्षिक विकास ही नहीं या केवल मानसिक विकास ही नहीं, बल्कि शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ये सब विकास होना चाहिए। यानी उस बच्चे का एक सर्वांगीण विकास होना चाहिए, यानी ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। अब जो पढ़ाई होगी वो नोन टू अननोन, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर, और कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी मूर्त से अमूर्त की ओर। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, उस बच्चे को कुछ भी पढ़ाने से पहले सबसे पहले हमें यह देखना है कि वो बच्चा जानता क्या है। जो वो बच्चा जानता है अब हम उसी में वैल्यू एडिशन कर देंगे। मान के चलो वो बच्चा जोड़ और घटा के बारे में जानता है, तो हम अब आगे उसे क्या सिखाएंगे? गुणा और भाग के बारे में सिखाएंगे। और पढ़ाई कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होगी, यानी पहले वो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जिन्हें वो बच्चा देख सकता है या छू सकता है, और उसके बाद जिन्हें वो देख नहीं सकता या छू नहीं सकता, मतलब जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। जैसे कंक्रीट का सीधा सा एग्जाम्पल है कि हम उस बच्चे को फूलों के बारे में पढ़ा रहे हैं, जानवरों के बारे में पढ़ा रहे हैं, पेड़ों के बारे में पढ़ा रहे हैं, जिन्हें वो बच्चा देख सकता है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ? जैसे हम उस बच्चे को अधिकारों के बारे में, कर्तव्यों के बारे में पढ़ा रहे हैं,
अब पहले जो हमारे एग्जामिनेशन में मार्किंग वाला सिस्टम चलता था, यानी किस बच्चे के कितने परसेंट आए, अब उस सिस्टम को ख़त्म करके किस पे फोकस किया जाएगा, ग्रेडिंग सिस्टम पे फोकस किया जाएगा। और एनसीएफ के अनुसार शिक्षा का एक उद्देश्य नेशनल यूनिटी यानी राष्ट्रीय एकता का विकास करना भी होना चाहिए। और एनसीएफ में हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन पर भी फोकस किया जाए, यानी स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा पर भी फोकस किया जाए। अब देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और उम्मीद है कि इस साल भी किसी ना किसी पेपर में ये क्वेश्चन जरूर रिपीट होगा, और हो सकता है ये क्वेश्चन कई पेपर में रिपीट हो जाए। एनसीएफ में मेनली कंस्ट्रक्टिविज्म पर फोकस किया गया है, यानी निर्मितवाद पर फोकस किया गया है। अब कंस्ट्रक्टिव अप्रोच क्या होता है? इसका मतलब है कि वो बच्चा स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण कर सके, यानी अ चाइल्ड मस्ट प्ले एन एक्टिव रोल इन बिल्डिंग हिज और हर नॉलेज। अब ये कैसे? देखिए, उस बच्चे को सिखाने के दो तरीके हैं। एक तो टीचर क्लास में आए और पढ़ाकर चला जाए, तो उसमें उस बच्चे का कोई रोल हुआ नहीं। तो हमें इस अप्रोच पर फोकस नहीं करना है। हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए कि टीचर उस बच्चे के लिए एज अ फैसिलिटेटर काम करे, यानी टीचर उसको समझाएगा, लेकिन उसके साथ साथ वो बच्चा खुद भी चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा। यानी हमें उस बच्चे में क्यूरियोसिटी डेवलप करनी है, जिससे वो बच्चा खुद ही चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा। इसका एक और ऑब्जेक्टिव है कि इवैल्यूएशन सिस्टम, यानी जो हमारी मूल्यांकन प्रक्रिया है, जो हमारी परीक्षाएं होती हैं, उन्हें फ्लेक्सिबल बनाना, यानी लचीला बनाना। मतलब अब एग्ज़ाम का मतलब ये नहीं होगा कि केवल हाफ ईयरली एग्ज़ाम ले लिए जाएं या फिर ईयरली एग्ज़ाम ले लिए जाएं, जो कि केवल पेन और पेपर के जरिए ले लिए जाएं। नहीं, हमें उस एग्ज़ाम सिस्टम में एथिकल एजुकेशन, मोरल एजुकेशन, प्रैक्टिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, ये सब चीज़ें भी डालनी है, और इन सब चीज़ों का भी एग्जामिनेशन होना है। और एजुकेशन में क्रिएटिविटी, इनोवेशन और क्वेश्चनिंग, इन चीज़ों पर फोकस किया जाना चाहिए। क्वेश्चनिंग का मतलब क्या हुआ? जैसे हमने सोक्रेट्स और प्लेटो के बारे में भी पढ़ा है। ये दोनों क्या कहते हैं कि ज्ञान को अर्जित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप प्रश्न पूछो, चाहे वो टीचर से पूछो और चाहे खुद से पूछो, लेकिन क्वेश्चंस को पूछो। इससे क्या है, आप में एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है, यानी आप चीज़ों का बेहतर तरीके से एनालिसिस करने लगते हो। अब देखिए, वैसे तो इन पॉइंट्स को याद करना कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और अगर आप केवल एक रीडिंग भी ले लेंगे तो उससे ही आपको ये सब पॉइंट्स याद हो जाएंगे। फिर भी अगर आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आता है और आप इन पॉइंट्स को रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को सोल्व करने की बहुत ईजी सी ट्रिक है कि आपको तीन चीज़ों पे फोकस करना है। किन किन चीज़ों पर? सबसे पहले कि अगर उस क्वेश्चन में कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो हमें उसे करेक्ट करना है। कैसे? कि अगर उस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वो बच्चा किसी टास्क में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, यानी उस बच्चे का रोल एक्टिव होना चाहिए, तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट हुई, तो इसका मतलब वो स्टेटमेंट सही हो जाएगी। या अगर ऑप्शन में बोला जा रहा है कि वो बच्चा खुद एक्सपेरिमेंट करके सीखेगा, इसका मतलब उस बच्चे का रोल कैसा हुआ? एक पॉजिटिव रोल हुआ, यानी वो खुद ही चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इस तरीके की स्टेटमेंट सही हो जाएगी। देखिए, जहाँ ब्रॉड माइंड सेट है, यानी जहाँ व्यापक सोच है, उस ऑप्शन को भी हम सही कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर उस स्टेटमेंट में बोल रहा है कि उस बच्चे की एजुकेशन में टीचर का तो रोल होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ पेरेंट्स का भी रोल होता है, या फिर सोसाइटी के लोगों का भी रोल होता है, तो ये किस तरीके का माइंडसेट हुआ? एक ब्रॉड माइंडसेट हुआ। तो इस तरीके का ऑप्शन कैसा होगा? राइट होगा। और अगर उस ऑप्शन में मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहा है, यानी डिजिटल एजुकेशन की बात कर रहा है, या फिर लर्निंग की नई नई टेक्निक्स की बात कर रहा है, तो उस ऑप्शन को भी हम सही कर देंगे। और हमें कुछ चीज़ों को एलिमिनेट कर देना है, यानी उस ऑप्शन को देखते ही काट देना है। वो ऑप्शंस कौन कौन से होंगे? अगर कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट है तो उसे हम देखते ही काट देंगे। अब ये नेगेटिव स्टेटमेंट कैसी होगी? जैसे अगर उस ऑप्शन में बोला जाता है कि वो बच्चा क्लास में केवल बैठा रहेगा, केवल सुनता रहेगा और टीचर उसे पढ़ाता रहेगा, तो उस बच्चे का इसमें कैसा रोल हुआ? एक पैसिव रोल हुआ, यानी उस बच्चे का कोई रोल है ही नहीं, तो ये कैसी स्टेटमेंट हुई? नेगेटिव स्टेटमेंट। तो इसको हम क्या कर देंगे? इसको हम काट देंगे। और अगर याद करने के पुराने मेथड्स की बात कर रहा है तो उस ऑप्शन को भी हम काट देंगे। जैसे कि अगर ऑप्शन में बोला जाता है कि एजुकेशन रटने पर आधारित होनी चाहिए, तो ये तरीका कैसा हुआ? ये तो पुराना तरीका है, अब तो नए नए तरीके आ रहे हैं, तो इन चीज़ों को हमें फॉलो नहीं करना है। और कुछ एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं, जैसे ओनली या सोलली, यानी
अगर किसी ऑप्शन में केवल दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर उस ऑप्शन में दिया हुआ है कि उस बच्चे की एजुकेशन में केवल टीचर का ही रोल होता है, मीन्स उस बच्चे की एजुकेशन में ओनली टीचर का रोल होता है, तो हम इस ऑप्शन को काट देंगे, क्योंकि और लोगों का भी तो रोल हो सकता है, उसके पेरेंट्स का रोल हो सकता है, उसके आसपास के लोगों का, उसके दोस्तों का रोल हो सकता है। और कहीं भी अगर नैरो माइंडसेट है तो उस ऑप्शन को भी हम काट देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ऑप्शन में बोला जाता है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, अच्छे मार्क्स स्कोर करना होना चाहिए, तो ये कैसा माइंडसेट हुआ, नैरो माइंडसेट, तो इस ऑप्शन को भी हम काट देंगे, यानी इस ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा NCF 2005 खत्म हो जाता है। आइए अब पढ़ते हैं NCF 2022 के बारे में। हालांकि इसे भी लागू नहीं किया गया है, फिर भी आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको हर पेपर में इससे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए NCF लाया क्यों जा रहा है, क्योंकि अभी आपको पता है कि 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लाई गई थी वो तो लागू हो चुकी है, लेकिन उसे लागू करने में कुछ समस्याएं आएंगी। फॉर एग्जाम्पल हमें अगर बच्चों की प्रोफेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देना है, जो कि किस क्लास से शुरू हो जाएगी, क्लास 6 से, तो हमें उस तरीके का पाठ्यक्रम भी तो डेवलप करना पड़ेगा, यानी जो पुराना सिलेबस है या जो पुराना करिकुलम है उसे भी तो हमें चेंज करना पड़ेगा ना। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए NCF 2022 लाया जा रहा है। और अभी इसमें मेनली किन बच्चों पर फोकस किया गया है, फाउंडेशनल स्टेज वाले बच्चों पर, यानी जिनकी एज 3 से 8 साल तक है, या फिर मूलभूत स्तर वाले बच्चों के लिए। और NCF 2022 के अनुसार केंद्रीय विद्यालयों में भी बाल वाटिका स्थापित की जाएंगी, जो कि आंगनबाड़ी केंद्रों के समान होंगी। अब देखिए हमने NEP में 4 स्टेजेस के बारे में पढ़ा था, उनमें सबसे पहली स्टेज कौन सी थी, फाउंडेशनल स्टेज थी। और हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, कौन सा फॉर्मूला था, 5-3-3-4। तो फाउंडेशनल स्टेज कितने साल के लिए थी, 5 साल के लिए थी। और किस क्लास से किस क्लास तक थी, इसमें 3 साल की तो प्री स्कूलिंग थी और फिर क्लास 1 और 2। अब इसके अनुसार 3 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं उन्हें टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ाया जाएगा, यानी 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए कोई भी किताब नहीं होगी। अगर किताब नहीं होगी तो वो बच्चे पढ़ेंगे कैसे या उन्हें पढ़ाया कैसे जाएगा। देखिए इसमें आगे दिया भी हुआ है कि लर्निंग बाय प्लेइंग और लर्निंग बाय टॉयज, यानी खिलौनों से सिखाया जाएगा या फिर खेल खेल में ही पढ़ाया जाएगा। और अब उन बच्चों में मोरल और एथिकल अवेयरनेस पर भी बल दिया जाएगा, यानी उन बच्चों में नैतिक जागरूकता पैदा की जाएगी। अब देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो NCF 2022 है ये किस कंसेप्ट पर बेस्ड है, पंचकोश कंसेप्ट पर, यानी पंचकोश अवधारणा पर। पंचकोश मतलब 5 कोश, मतलब इसमें 5 क्षेत्रों पर बल दिया जाएगा। और वो 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं, सबसे पहला होगा फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा होगा डेवलपमेंट ऑफ लाइफ एनर्जी, तीसरा होगा इमोशनल एंड मेंटल डेवलपमेंट, चौथा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और पांचवा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। यानी सबसे पहले शारीरिक विकास, फिर जीवन ऊर्जा का विकास, फिर भावनात्मक और मानसिक विकास, उसके बाद बौद्धिक विकास और उसके बाद आध्यात्मिक विकास। अब देखिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा NCF 2022 द्वारा दी गई पंचकोश अवधारणा का पार्ट नहीं है, तो वो 3 ऑप्शन तो इन्हीं में से दे देगा और एक ऑप्शन अलग से रख देगा। अब उस टाइम पे एग्जाम का भी प्रेशर होगा, तो उस टाइम पे आप जल्दी से कैसे रिकॉल कर पाएंगे। तो इसलिए इस पंचकोश कंसेप्ट को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक बना लेते हैं, और वो ट्रिक है SP लाए, यानी SP झूठ बोल रहा है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि NCF 2022 के अनुसार जो भी SP यानी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस झूठ बोलेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए S4 स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, P4 फिजिकल डेवलपमेंट, L4 लाइफ एनर्जी डेवलपमेंट, I4 इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड E4 इमोशनल एंड मेंटल डेवलपमेंट। तो इस ट्रिक को याद रखना, SP लाए। अब देखिए NCF 2022 के अनुसार एजुकेशन के 4 आयाम यानी 4 डायमेंशंस ऑफ एजुकेशन बताई गई हैं। वो कौन कौन सी है, सबसे पहली है स्कूल एजुकेशन यानी स्कूली शिक्षा, सेकंड है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी बचपन की देखभाल और शिक्षा, थर्ड है
टीचर्स एजुकेशन यानी शिक्षकों की शिक्षा, और फोर्थ है अडल्ट एजुकेशन यानी जो प्रौढ़ लोग हैं या जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी शिक्षा। तो अब इसे भी याद करने की एक छोटी सी ट्रिक बना लेते हैं। इसकी सिंपल सी ट्रिक है SEAT, सीट। S फॉर स्कूल एजुकेशन, E फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, A फॉर अडल्ट एजुकेशन और T फॉर टीचर्स एजुकेशन। तो आप ये ट्रिक जरूर याद रखना क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो आइए अब NCF 2005 से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए ये जो NCF 2022 है इसको लॉन्च हुए भी ज़्यादा समय हुआ नहीं है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आएंगे वो अपकमिंग एग्जाम्स में आएंगे। तो फिलहाल हम NCF 2005 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर आपको NCF 2005 लिखा ही मिले। मतलब हो सकता है NCF से डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाए और कोई क्वेश्चन इनडायरेक्टली भी आ सकता है। अब देखिए जैसे NCF 2005 में किस चीज़ पर फोकस किया गया था, कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग पे, यानी उसमें वो बच्चा खुद करके सीखता है। तो इस क्वेश्चन में NCF कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन NCF से ही रिलेटेड है, तो आपको इन चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा। तो आइए अब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग सजेस्ट दैट चिल्ड्रन डैश कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन नॉलेज। अच्छा, जो लर्निंग का कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू है वो क्या सजेस्ट करता है कि चिल्ड्रन अपनी नॉलेज के निर्माण में क्या करते हैं। अब देखिए चिल्ड्रन प्ले एन एक्टिव रोल। अच्छा, उन बच्चों का एक एक्टिव रोल होता है, ये तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये देखिए कंस्ट्रक्टिव अप्रोच यानी निर्मितवाद, इसका मतलब क्या होता है, अ चाइल्ड मस्ट प्ले एन एक्टिव रोल इन बिल्डिंग हिज और हर नॉलेज, यानी वो छात्र स्वयं ही ज्ञान का निर्माण करेगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन ए, मतलब चिल्ड्रन प्ले एन एक्टिव रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन नॉलेज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमंग द प्रिंसिपल्स प्रपोज्ड बाय NCF 2005। तो NCF 2005 ने जो प्रिंसिपल्स प्रपोज किए थे उनमें निम्नलिखित में से कौन सा है। अपडेटिंग द लेवल ऑफ लर्निंग अप टू इंटरनेशनल लेवल। अच्छा, जो सीखना है या जो अधिगम है उसे इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाना, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था? बिल्कुल नहीं पढ़ा था। रिमूवल ऑफ कंट्रोवर्शियल कंटेंट इन करिकुलम। अच्छा, जो भी पाठ्यचर्या में कंट्रोवर्शियल यानी विवादास्पद कंटेंट है उसको रिमूव करना, ऐसा भी हमने कुछ नहीं पढ़ा था। मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटिंग देम विद क्लासरूम लाइफ। अब देखिए इस ऑप्शन में वो आपको ट्रैप कर सकता है। अगर आप इस ऑप्शन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप इस सवाल को गलत करके आ जाओगे, क्योंकि इसमें देखिए दो स्टेटमेंट है। पहला तो है मेकिंग एग्जामिनेशंस मोर फ्लेक्सिबल, मतलब एग्जाम्स को मोर फ्लेक्सिबल बनाना, तो ये तो हमने पढ़ा था, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन इससे आगे क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेटिंग देम विद क्लासरूम लाइफ। अच्छा, जो क्लासरूम में हम सीख रहे हैं तो उस एग्ज़ाम को उन चीज़ों तक जोड़ना नहीं, ऐसा नहीं है। हमें तो क्लासरूम लाइफ से बाहर निकलना है, हमें बाहरी चीज़ों को खोजना है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। अब नेक्स्ट है एंश्योरिंग दैट लर्निंग टेक्स प्लेस अनहरिडली टू रिलीव द स्ट्रेस ऑन द स्टूडेंट्स। बिल्कुल, मतलब हमें एजुकेशन में या लर्निंग में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है और हमें स्टूडेंट्स का स्ट्रेस भी रिलीज़ करना है, यानी उन बच्चों पर स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन डी। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है। ऐसा मत करना कि बस यहाँ पे देखा फ्लेक्सिबल और इसे मार्क करके आ गए, अच्छा इसका तो ऑप्शन सी सही है। जो एग्जामिनर है वो भी तो यही चाहता है और इसी वजह से उसने ऑप्शन दिया है। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस में ट्रैप नहीं होना है, बिल्कुल पीसफुल माइंड के साथ क्वेश्चंस को पढ़ना है और फिर सोचकर सही ऑप्शन ही टिक करना है। नेक्स्ट, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 डिराइव्स इट्स अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम, मतलब NCF 2005 की समझ कहाँ से ली गई है, कॉग्निटिव थ्योरी से, बिहेवियरिज्म से, ह्यूमनिज्म से या फिर कंस्ट्रक्टिविज्म से। देखिए ये हमने पढ़ा अभी तक। NCF मेनली किस अप्रोच पर फोकस करता है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पर। तो ये सोच कहाँ से ली गई है, कंस्ट्रक्टिविज्म से ली गई है। कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब उस बच्चे का सीखने में एक एक्टिव रोल होना चाहिए, यानी वो बच्चा करके सीखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू NCF 2005 द रोल ऑफ अ टीचर हैज़ टू बी। एक अध्यापक का रोल कैसा होना चाहिए, ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। टीचर का रोल मैंने कैसा बताया था, एज अ फैसिलिटेटर, यानी टीचर का रोल ऐसा होगा कि उस बच्चे की शिक्षा को वो आसान बनाएगा। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है, फैसिलिटेटिव।
तो यहाँ पर हमारे आज के दोनों टॉपिक NCF 2005 और NCF 2022 खत्म होते हैं। और अब बहुत ही जल्दी मैं CDP एक मैराथन वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें एक ही वीडियो में पूरी CDP को कवर कर लिया जाएगा। और उस वीडियो को देखने के बाद आपको CDP पढ़ने के लिए किसी और किताब, किसी और मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सब उस वीडियो को ज़रूर देखना, वो बहुत ही जल्दी मेरे चैनल पर अपलोड हो जाएगी। और मेरी आने वाली वीडियोज़ की रेगुलर अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए।